नमस्कार दोस्तों, पैंथर एकेडमी में आप सभी लोगों का पुनः एक बार स्वागत है। उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होंगे और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आप निरंतर प्रयास कर रहे होंगे। मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल की तलाश कर, गर मिल जाए दरिया तो समंदर की तलाश कर, टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाए पत्थर ऐसा शीशा तलाश कर। इन्हीं शब्दों के साथ आपको हम जोड़ना चाहेंगे दैनिक समसामयिकी की इस सीरीज से। आइए, संघर्ष इंसान को मजबूत बनाता है, फिर चाहे वो कितना ही कमजोर ना हो। इससे आपको ये सीखना है कि आप अगर निरंतर संघर्ष करते रहे, अपना परिश्रम देते रहे, तो एक दिन आपको सफलता जरूर मिलेगी। आप इस चीज से लेकर परेशान ना हो कि अभी हम तो बहुत कमजोर हैं। कमजोर जो संघर्ष है वही आपको दिन प्रतिदिन निखार देगा, आपके अंदर एक नया चेंजिंग ला देगा और आप सफल होंगे ही रहेंगे। आइए हम लोग सेशन की शुरुआत करते हैं। जैसा कि हम लोगों ने विगत दिन से रिकैप क्वेश्चन को भी इन्वॉल्व किया है, तो उसी क्रम में हम लोग पहले पिछले दिवस का जो महत्वपूर्ण सीरीज था उसका एक बार क्विक रिवीजन करेंगे, फिर उसके बाद अपने जो डेली सीरीज है उससे जुड़ेंगे। आइए मित्रों, हम लोग आज आपका ये सेशन शुरुआत करते हैं और देखते हैं ये सीरीज। आपका पहला क्वेश्चन था भारतीय प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना का उद्देश्य क्या है। इसका जो सही आंसर है वो उपरोक्त सही है। उपरोक्त सभी, उपरोक्त सभी। दूसरा आपका क्वेश्चन था हाल ही में भारतीय सेना के पूर्व प्रमुख जनरल एस.एफ. राडिक्स का निधन हो गया, इसका संबंध किस राज्य से है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी पंजाब राज्य से इनका संबंध है। तीसरा क्वेश्चन आपका है ब्लू अम्ब्रेला नामक पुस्तक के लेखक कौन है जो हाल ही में चर्चा में रहे? तो इसका ऑप्शन नंबर 1 सही है, रस्किन बॉन्ड जी है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है हाल ही में चर्चा में यूरोप का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र कौन सा है? तो ज़ैपोरिज़िया है। अगला क्वेश्चन आपका था हाल ही में किस मंत्रालय ने 7 मार्च 2022 को नई दिल्ली राष्ट्रीय करियर सेवा की ई-बुक लॉन्च की? तो यहाँ पर श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, ऑप्शन नंबर 4 सही है। और अगला क्वेश्चन है हाल ही में चर्चा में रहा महिलाओं के लिए प्रोत्साहन अभियान या समर्थ किसके द्वारा शुरू किया गया? तो इसका ऑप्शन नंबर डी नारायण राणे जी द्वारा प्रारंभ किया गया। साथ ही साथ हाल ही में चर्चा में टोही उपग्रह प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया, तो इसका संबंध जो है ऑप्शन नंबर ए उत्तर कोरिया से है। अगला क्वेश्चन हाल ही में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा कौन सा अभियान प्रारंभ किया गया? तो इसका ऑप्शन नंबर ए कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव के रूप में प्रारंभ किया गया। और अगला क्वेश्चन आपका था हाल ही में चर्चा में रहा पेट्टम या कालियट्टम किस राज्य द्वारा किया जाने वाला नृत्य है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, केरल। अगला क्वेश्चन आपका था हाल ही में चर्चा में रहा किस सुरक्षा बल का 53वां स्थापना दिवस मनाया गया? इसका ऑप्शन नंबर 1 केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल। दोस्तों ये अभी हम लोगों ने कल का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज देखी थी उसका हमने रिकैप किया, उसको रिवाइज कर लिया। संस्था का केवल एक ही उद्देश्य है कि आपको चीजों से जुड़ा रखे, वो चीजें आपको भूले ना, बार-बार रिकॉल होती रहे, जिससे आप अपने परीक्षा में बढ़िया अंक हासिल करें और अपनी सफलता को प्राप्त करें। आइए हम लोग डेली सेशन का सीरीज स्टार्ट करते हैं और ये आपका पहला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में चर्चा में रहा फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? आइए इसका क्वेश्चन का आंसर देखते हैं दोस्तों। तो आपके विकल्प दिए गए हैं। विकल्प नंबर 1 दिया गया है डॉक्टर एस सोमनाथ, विकल्प नंबर बी दिया गया है टी राजा कुमार, विकल्प नंबर सी विनय कुमार त्रिपाठी और विकल्प नंबर डी दिया गया है रेवेका गे स्पैन। दोस्तों इस क्वेश्चन का जो आंसर आपका होगा वो टी राजा कुमार होगा। अब यहां से आपको ये जानना है कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क के बारे में कि वास्तव में है क्या। तो हम सबसे पहले इसकी स्थापना की बात करते हैं। स्थापना जो है 1989 ईस्वी में इसका स्थापना हुआ था। इसका मुख्यालय की बात करें, मुख्यालय जो है पेरिस में स्थित है। साथ ही साथ अगर इसके कार्य के बारे में बात करें दोस्तों, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कार्य करता है और अपने कार्य के आधार पे 2 तरह की लिस्ट जारी करता है। एक लिस्ट है ग्रे लिस्ट और दूसरा जो आपका लिस्ट है वो ब्लैक लिस्ट है। अब इस ग्रे लिस्ट और ब्लैक लिस्ट का क्या आंसर है दोस्तों? तो यहां से जो ग्रे लिस्ट है, जिन देशों में आतंकवादी गतिविधियों का होना या पाए जाने की व्यवस्था
होती है या जहां पर आतंकवादी संगठनों को संरक्षण प्रदान होता है, तो एफएटीएफ जो है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क जो है, इसे ग्रे लिस्ट में उन देशों को डाल देता है। साथ ही साथ अगर ब्लैक लिस्ट की बात करें दोस्तों, तो यह ब्लैक लिस्ट में विश्व में जो अनुशंसित बैंक है, जो तमाम सारे देशों को अनुदान देती हैं या उनके विकास के लिए, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो धन मुहैया कराती हैं, उन बैंकों के द्वारा अगर वो ब्लैक लिस्ट में वो देश शामिल है तो उन बैंकों के द्वारा उनको अनुदान मुहैया नहीं कराया जाता। अब अगला अगर हम ये दोस्तों देखें डॉक्टर एस कुमार के बारे, डॉक्टर एस सोमनाथ के बारे में, तो ये इसरो के अध्यक्ष चुने गए हैं। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 ईस्वी में हुआ और इन्होंने डॉक्टर के सिवान का स्थान लिया है। अब यही विनय कुमार त्रिपाठी जी के बारे में देखें तो रेलवे के सीईओ के रूप में विनय कुमार त्रिपाठी जी को नियुक्त किया गया है। साथ ही साथ रेबेका ग्रीन स्पैन के बारे में बात करें तो एक अंकटाड एक संस्था है जिसकी पहली महिला महासचिव नियुक्त किया गया है इन्हें, और ये जो है ये कोस्टारिका की है, और अंकटाड की स्थापना की बात करें तो 1664 ईस्वी में हुआ है और इसका मुख्यालय जो है दोस्तों, इसका मुख्यालय जिनेवा में। ये सारे क्वेश्चन आपके परीक्षाओं की दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। आप शुरू से लेकर अंत तक साथ बने रहिए, यकीन मानिए आपको सफलता की सीढ़ी में चढ़ने में प्रत्येक क्वेश्चन आपकी मदद करेगा। आइए अगला क्वेश्चन आपको देखें। अगला है, हाल ही में चर्चा में रहा डोनेट पेंशन कार्यक्रम का शुभारंभ किसने किया? अब यहाँ पर आपके जो ऑप्शन दिए गए हैं, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, ऑप्शन नंबर बी शिक्षा मंत्रालय, ऑप्शन नंबर सी संस्कृत मंत्रालय और ऑप्शन नंबर डी दिया गया है केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय। सबसे पहले दोस्तों हम समझना चाहेंगे कि ये पेंशन कार्यक्रम है क्या। तो असंगठित क्षेत्र में जितने भी वर्कर कार्य करते हैं, चाहे वो किसी प्राइवेट सेक्टर से रिलेटेड हो या अन्य जगहों से, जहां पर वो चपरासी की तरह, ड्राइवर की तरह, माली की तरह, स्वीपर की तरह जिस तरह से ये काम करते हैं, तो उनको जो पारिश्रमिक मंथली जो वेतन उनका मिलता है, वो जो संस्था है, उस संस्था या व्यक्ति के द्वारा दी जाती है, तो उसका कुछ हिस्सा वो अब उनके पेंशन के रूप में देंगे, और यही जब उनकी अवस्था वृद्धावस्था आएगी तो उनको रिफंड पेंशन के रूप में प्राप्त होगा। और इसकी अनुशंसा जो की गई है वो केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्रालय के द्वारा किया गया है, जिसके केंद्रीय मंत्री जो है भूपेंद्र यादव जी है। भूपेंद्र यादव जी। अब अगर हम यही बात करें संस्कृति मंत्रालय के केंद्रीय मंत्री कौन है दोस्तों, तो यहाँ प्रहलाद पटेल जी हैं। साथ ही साथ अगर शिक्षा मंत्रालय की बात करें तो शिक्षा मंत्रालय के जो केंद्रीय मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान जी हैं। अब यही शिक्षा से संबंधित आपको एक क्वेश्चन और भी ध्यान रखना है दोस्तों। शिक्षा से संबंधित शिक्षा किस सूची की विषय है या शिक्षा किस सूची का विषय है, तो हमारे यहाँ जो सूची है 3 प्रकार की सूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। और इनका स्रोत जो है, सूचियों का स्रोत जो है ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। संविधान में स्रोत के बारे में भी पूछ लेता है दोस्तों कि यह कहां से लिया गया है, तो सूचियों का जो स्रोत है वो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। अब हम बात करें शिक्षा का, तो शिक्षा जो है समवर्ती सूची का विषय है। आइए आपका अगला जो विकल्प है
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। तो हम लोग प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय, 3 प्रकार का न्याय दिया गया है, जिसमें पहला सामाजिक न्याय, दूसरा आर्थिक न्याय और तीसरा आपका राजनैतिक न्याय की बात कही गई। आइए अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन आपका है, हाल ही में किस एशियाई देश ने नूर 2 उपग्रह का सफल परीक्षण किया? आपके ऑप्शन दोस्तों जो दिया गया है तुर्कमेनिस्तान, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी कजाकिस्तान, ऑप्शन नंबर सी ईरान और ऑप्शन नंबर डी जो है वो इराक दिया गया है। दोस्तों यकीन मानिए ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत आवश्यक है। आप सीरीज में निरंतर बने रहिए, वीडियो को स्किप मत करिए, शुरू से अंत तक देखिए। आइए इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो देखें, तो इसका आंसर जो होगा वो इराक होगा। अब यही इराक के बारे में देखें, तो जैसा कि क्वेश्चन में दिया गया है एशियाई, इसका मतलब ये जो आपके महाद्वीप है एशिया महाद्वीप का देश है और इसे मध्य एशियाई देश के नाम से भी जाना जाता है, मध्य एशियाई देश के रूप में भी जाना जाता है। अब ईरान की राजधानी क्या है? तो इराक की राजधानी क्या है? तो इराक की राजधानी बगदाद है। और इराक की मुद्रा भी परीक्षाओं में पूछी गई है, तो अभी इसकी मुद्रा जो है वो टोमान है। अब यही अगर ईरान की बात करें तो ईरान की राजधानी तेहरान है। और कजाकिस्तान की बात करें तो कजाकिस्तान की राजधानी जो नूर सुल्तान का जो आस्थाना थी पहले, अब नूर सुल्तान हो गई। और तुर्कमेनिस्तान के बारे में बात करें दोस्तों तो इसकी राजधानी जो है अश्गाबाद है। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में बेलग्रेड इंडोर प्रतियोगिता के कोर्ट वाल्ट में 6.19 मीटर की विश्व में सर्वाधिक कीर्तिमान किस देश के खिलाड़ी द्वारा स्थापित किया गया? तो आपके ऑप्शन दिए गए हैं, पहला स्वीडन, दूसरा केन्या और तीसरा ऑप्शन दिया गया है ऑस्ट्रेलिया और चौथा ऑप्शन आपका दिया गया है मेक्सिको। अब आइए आप इस क्वेश्चन का आंसर देखें, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वह होगा स्वीडन की कोर्टवाल्ट खिलाड़ी ने विश्व में सर्वाधिक कीर्तिमान स्थापित किया है। और यहाँ स्वीडन से संबंधित अगर देखें तो स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम है। स्टॉकहोम से संबंधित एक बहुत इंपॉर्टेंट एनवायरनमेंट के सेशन में क्वेश्चन पूछा जाता है। स्टॉकहोम सम्मेलन यह हुआ था 1972 में और इसका उद्देश्य था पर्यावरण को बचाना। स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 में हुआ था, जिसका संबंध पर्यावरण को बचाना से था। इसको पर्यावरण का मैग्ना कार्टा के नाम से जाना जाता है। अगर हम यही बात करें दोस्तों केन्या का, तो केन्या की राजधानी नैरोबी और ये मुख्यालय है यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम UNEP का। अगर यही बात करें ऑस्ट्रेलिया की दोस्तों, तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है। साथ ही साथ ऑस्ट्रेलिया को प्यासी भूमि का देश या कंगारुओं का देश के नाम से जाना जाता है। अगर महाद्वीपों के क्रम में देखें तो ऑस्ट्रेलिया जो है आपका सबसे छोटा महाद्वीप है। साथ ही साथ ऑस्ट्रेलिया से संबंधित अगर देखें तो ऑस्ट्रेलिया में एक घास का मैदान पाया जाता है। दोस्तों परीक्षाओं में बहुत बार पूछा गया है, मैदान पाया जाता है जिसे
डाउन्स घास के मैदान के नाम से जाना जाता है। ऑस्ट्रेलिया में मरुस्थल पाए जाते हैं जिसमें कुछ नाम आपको जानना चाहिए, जैसे ग्रेट सैंडी, गिब्सन, सिप्सन, ये मरुस्थल पाए जाते हैं जो कि ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। साथ ही साथ ऑस्ट्रेलिया में या ऑस्ट्रेलिया की निम्नतम भूमि स्थल क्या है तो उसके बारे में भी पूछा जाता है। तो आयर झील जो है दोस्तों, या ऑस्ट्रेलिया की निम्नतम भूमि स्थल। इतना क्वेश्चन आपको जानकारी ऑस्ट्रेलिया के संबंध में रखना चाहिए। अब अगला हम अगर देख लें तो मैक्सिको के बारे में बात करें तो मैक्सिको की राजधानी दोस्तों मैक्सिको सिटी है। यकीन मानिए ये सारे क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछे गए हैं और इन परीक्षाओं में जो प्रश्न पूछे गए हैं इनका वेटेज आपको रखना ही है और ये वेटेज के अनुसार ही आपको बताया जा रहा है कि क्वेश्चन आपको स्टैटिक जीके के अनुसार आपको रटना ना पड़े और वो क्वेश्चन आपके सारे तैयार हो जाए जो विभिन्न परीक्षाओं में बार-बार पूछे गए। आइए अगला क्वेश्चन हम देखें। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और श्रीलंका के बीच कौन सा युद्ध अभ्यास प्रारंभ किया गया। आपके ऑप्शन दोस्तों दिए गए हैं स्लाइनेक्स, ऑप्शन नंबर बी दिया गया है खंजर युद्ध अभ्यास और ऑप्शन नंबर सी दिया गया है काजिंद युद्ध अभ्यास और ऑप्शन नंबर डी दिया गया है कोंकण युद्ध अभ्यास। इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा स्लाइनेक्स युद्ध अभ्यास जो है भारत और श्रीलंका के मध्य आयोजित किया गया है। अब यहीं पे अन्य युद्ध अभ्यास भी दिए गए। खंजर युद्ध अभ्यास जो होता है भारत और कजाकिस्तान के बीच में, भारत और किर्गिस्तान के बीच में जो युद्धाभ्यास होता है उसका नाम खंजर है। साथ ही साथ अगला दिया है काजिंद युद्धाभ्यास, तो भारत और कजाकिस्तान के बीच में जो युद्ध अभ्यास होता है काजिंद युद्ध अभ्यास। और कोंकण युद्ध अभ्यास है दोस्तों, ये भारत और ब्रिटेन के बीच होता है, ऐसे ही दोस्तों सूर्य किरण युद्धाभ्यास है जो कि नेपाल के साथ होता है। युद्धाभ्यास वरुण फ्रांस के साथ होता है, युद्धाभ्यास गरुड़ फ्रांस के साथ होता है। साथ ही साथ मित्र शक्ति आपका इंडोनेशिया के साथ होता है। युद्धाभ्यास मालाबार जो है वो भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और उसके बाद फिर के 4 देशों के भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान के साथ होता है। अब आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देखें। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भगवान बुद्ध की सबसे बड़ी लेटी हुई प्रतिमा का अनावरण किस स्थान पर किया गया। अब इसके ऑप्शन जो दिए गए दोस्तों, पहला दिया गया है कुशीनगर, दूसरा दिया गया है बोध गया, तीसरा दिया गया है लुम्बिनी और चौथा ऑप्शन या डी ऑप्शन दिया गया है सारनाथ। यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा दोस्तों यह होगा बोध गया। अब भगवान बुद्ध से आप बौद्ध धर्म के बारे में परीक्षाओं में निरंतर प्रश्न आते हैं, तो हम इसी प्रश्न के माध्यम से बौद्ध धर्म से जो पूछे गए आवश्यक प्रश्न है दोस्तों उनके बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। सबसे पहले अगर हम देखें बौद्ध धर्म की स्थापना की बात करें तो गौतम बुद्ध के द्वारा किया गया। साथ ही साथ अगर इनके जन्म की बात करें तो इनका जन्म 563 ईसा पूर्व हुआ। अब अगर इनके पिता की बात करें, पिता के इनका क्या नाम था, तो पिता जी के इनका नाम शुद्धोधन और माता जी का इनके नाम माया देवी। इनके जन्म के बाद ही माता जी का इनके मृत्यु हो गया था, तो इनका पालन पोषण जो किया गया वो प्रजापति गौतमी जी के द्वारा इनका पालन पोषण किया गया और इनका अल्प आयु में ही विवाह हो गया और इनकी पत्नी का नाम यशोधरा। अपने कम ही समय में गृहस्थ जीवन से इन्होंने संन्यास ले लिया और संन्यास लेके ये अपने ज्ञान प्राप्ति के लिए निकल गए। अब उस स्थिति में इन्होंने 4 प्रकार के व्यक्तियों को, 4 प्रकार के लोगों को
लोगों को इन्होंने देखा, जिससे इनको गृहस्थ जीवन को त्यागने की, जो अपने अंदर ज्ञान की तरफ बढ़ने की जो आशा है, वो 4 लोगों को देखकर हुआ। अब यहाँ इनके जन्म से संबंधित कुछ प्रतीक पूछे जाते हैं कि इनके जन्म से संबंधित प्रतीक दिया है, और इनके जीवन से भी कुछ समय में जो विगत इनके साथ समय बीता, उससे प्रतीकों के बारे में भी प्रश्न पूछा गया है। अगर यही हम बात करें जन्म के बारे में, तो जन्म जो है वो कमल या सांड, ये जो है ये जन्म का प्रतीक। साथ ही साथ अगर हम यहाँ बात करें, इन्होंने जब ज्ञान प्राप्ति की, ज्ञान प्राप्ति की, तो ज्ञान प्राप्ति को धर्म चक्र परिवर्तन। अब इन्होंने ज्ञान कहां प्राप्त किया, तो इन्होंने ज्ञान जो है पीपल वृक्ष, जिसे कहीं कहीं बोध वृक्ष के नाम से भी जाना जाता है, बौद्ध वृक्ष, और निरंजना नदी के किनारे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। अब इनके जो मृत्यु है, मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहा गया। अब इन्होंने प्रथम उपदेश कहां दिया था, तो ये सारनाथ में दिया था, और सारनाथ को अन्य नाम से ऋषिपट्टनम के नाम से भी जाना जाता है। अब इनसे संबंधित 2 क्वेश्चन है कि इनकी मृत्यु जो हुई थी वो कहां हुई थी, तो वो कुशीनगर, जो आज के समय में देवरिया जिले के क्षेत्र में है, कुशीनगर में इनकी मृत्यु हुई थी। उम्मीद है दोस्तों आपको ये जो बौद्ध धर्म से संबंधित जानकारी है ये पसंद आई होगी, और इससे यकीन रखिए कि आपको हर परीक्षा में यहाँ से बौद्ध धर्म से, जैन धर्म से, यहाँ से क्वेश्चन बने ही है। और अगर इतनी क्वेश्चन का आप अपने पास नोट बना लेते हैं और रखते हैं, तो आपको यकीन रखिए कि आपको जब भी प्रश्न बौद्ध धर्म से आएगा तो वहां से क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देखें, और अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग ने कहां कंप्यूटर परम गंगा को तैनात किया है, और आपके ऑप्शन जो है वो ऑप्शन नंबर 1 दिया गया है IIT रुड़की, और ऑप्शन नंबर 2 दिया गया है IIT बॉम्बे, और ऑप्शन नंबर 3 जो दिया गया है IIT मद्रास, और ऑप्शन नंबर 4 दिया गया है IIT खड़गपुर। तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर होगा ये होगा IIT रुड़की। ये IIT रुड़की है कहां, उत्तराखंड में, अब IIT रुड़की से संबंधित और बात हो रही है सुपर कंप्यूटिंग की, तो यहाँ से क्वेश्चन भी कंप्यूटर विषय से भी पूछे जाते हैं कि कंप्यूटर के पिता किन्हें कहा जाता है, तो चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का पिता कहा जाता है। साथ ही साथ अगर हम देखें तो आप भारत के परिप्रेक्ष्य में भारत का पहला कंप्यूटर जो है वो परम 8000 भारत का पहला सुपर कंप्यूटर है। साथ ही साथ अगर हम इस परिप्रेक्ष्य में, कंप्यूटर के परिप्रेक्ष्य में देखें तो विश्व का सबसे तेज कंप्यूटर किस देश का है, तो जापान का है, उसका नाम हुगाकू है। और भारत के परिप्रेक्ष्य में देखें तो परम सीरीज का जो है वह भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है। अब ये आगे अगला क्वेश्चन हम लोग देखें। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ ISSF विश्व कप में भारत ने कितना पदक जीता। यहाँ पर ये खेल परिदृश्य से क्वेश्चन बना हुआ है दोस्तों, तो इसमें जो आपका विकल्प दिया गया है, 1 पदक जीता, 7 पदक जीता, 5 पदक जीता और 2 पदक जीता। तो यहाँ पर जो सही आंसर आपका होगा यहाँ पर 7 पदक जीता। अब इससे संबंधित कुछ जानकारी इकट्ठा कर लें, तो यहाँ पर भारत ने 4 गोल्ड, 1 सिल्वर, साथ ही साथ 2 कांस्य, 2
कांस्य पदक जीता और पदक तालिका में प्रथम स्थान, पदक तालिका में भारत प्रथम स्थान पर रहा। अब इस क्वेश्चन के साथ साथ अन्य भी क्वेश्चन विकल्प अगर हम देखें तो यहाँ दिया गया है एक पदक के बारे में, तो एक का यहाँ संबंध टोक्यो ओलंपिक में एक स्वर्ण पदक नीरज चोपड़ा द्वारा जीता गया। अब ये टोक्यो ओलंपिक जो जुलाई माह में आयोजित किया गया था, वहां से क्वेश्चन बनने की प्राथमिकता जो है विगत वर्ष जो अभी परीक्षाओं का जब डेट आएगा तो यहाँ से खेल परिदृश्य में क्वेश्चन बनने की संभावना ज्यादा होगी। तो ये सब यहाँ से टोक्यो ओलंपिक से कुछ जानकारी इकट्ठा कर लें जो कि हमारी परीक्षाओं की दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहला टोक्यो ओलंपिक में इसका शुभंकर क्या था, तो शुभंकर इसका मिराई तोबा, क्योंकि ओलंपिक का शुभंकर जो था वो मिराई तोबा था। और अगर भारत के तरफ से उद्घाटन समारोह में कौन ध्वजवाहक रहे हैं, तो मनप्रीत सिंह और एम.एस. मैरीकॉम। यहीं पे समापन समारोह में बजरंग पुनिया। और पदक तालिका में भारत का स्थान क्या रहा, 48वां। इतनी जानकारी आपको टोक्यो ओलंपिक से रखना है। मतलब इसका शुभंकर क्या था, मिराई तोबा था। भारत की तरफ से ध्वजवाहक कौन थे, मनप्रीत सिंह थे और एम.एस. मैरीकॉम थी। और समापन समारोह में बजरंग पुनिया थे। और भारत का पदक तालिका में स्थान क्या था, उस दौरान भारत में पदक तालिका में स्थान जो था वो 48वां था। यहीं पे 5 पदकों की बात की गई है। तो टोक्यो ओलंपिक के जस्ट बाद टोक्यो पैरा ओलंपिक का आयोजन किया गया। टोक्यो पैरा ओलंपिक में 5 गोल्ड 5 स्वर्ण भारत ने जीता। अब जिस तरह से हमने टोक्यो ओलंपिक के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा, उसी तरह से टोक्यो पैरा ओलंपिक से संबंधित कुछ चीजें हम लोग देख लें तो हमारी तैयारी और बेहतर हो जाएगी। जैसे वहां पर टोक्यो ओलंपिक में शुभंकर जो था वो मिराई तोबा था, तो यहाँ सोमाइटी था। साथ ही साथ उद्घाटन समारोह जो है वो किसके द्वारा, उद्घाटन ध्वजवाहक जो थे वो कौन थे, तो यहाँ टेकचंद। समापन में अवनी लखेरा। और पदक तालिका में अगर स्थान देखा जाए तो पदक तालिका में भारत का स्थान 24वां। आइए तो दोस्तों अगला क्वेश्चन हम लोग देखें। हाल ही में किस राज्य सरकार ने कौशल्या मातृत्व योजना प्रारंभ किया? आपके ऑप्शन जो दिए गए हैं दोस्तों, पहला दिया गया है छत्तीसगढ़, दूसरा दिया गया राजस्थान, तीसरा दिया गया उत्तराखंड और चौथा दिया गया हिमाचल प्रदेश। यहाँ जो सही आंसर होगा दोस्तों ये होगा छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल जी ने कौशल्या मातृत्व योजना का शुभारंभ किया और इसका संबंध जो है महिलाओं के उत्थान और विकास से संबंधित है। अब छत्तीसगढ़ से संबंधित कुछ जानकारी परीक्षाओं की दृष्टिकोण से पूछा जाता है, उसको यही देख लें। तो छत्तीसगढ़ की स्थापना जो है 1 नवंबर 2000 को ये अस्तित्व में आया। साथ ही साथ अगर छत्तीसगढ़ में देखें तो गुरु घासीदास नेशनल पार्क कहाँ स्थित है, तो ये छत्तीसगढ़ में स्थित है। और ये 53वां टाइगर रिजर्व भी बना है। 53वां टाइगर रिजर्व भी बना है।
साथ ही साथ आपको परीक्षाओं में पूछा गया है चित्रकूट जलप्रपात। चित्रकूट जलप्रपात कहाँ स्थित है, या चित्रकूट जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो चित्रकूट जलप्रपात जो है दोस्तों यह छत्तीसगढ़ में स्थित है, छत्तीसगढ़ में स्थित है और इंद्रावती नदी पर स्थित है। इसी को भारत का नियाग्रा भी कहते हैं दोस्तों। अगर ये क्वेश्चन चित्रकूट जलप्रपात के नाम से ना पूछ के भारत का नियाग्रा के नाम से पूछ ले, तब भी आपका आंसर जो होगा वह क्या होगा, इंद्रावती नदी पे स्थित है। और चित्रकूट जलप्रपात या भारत का नियाग्रा किसे कहते हैं, तो वह इसे चित्रकूट जलप्रपात को कहते हैं। आइए अगर यही राजस्थान के बारे में बात करें तो राजस्थान में सांभर झील है, जो कि भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। ये अन्य झील जैसे डिडवाना झील ये भी राजस्थान में है। राजसमंद झील ये भी राजस्थान में है। केवला देव नेशनल पार्क ये भी राजस्थान में है। रणथंभौर नेशनल पार्क ये भी राजस्थान में है। सरिस्का नेशनल पार्क ये भी राजस्थान में है। तो तमाम सारे ऐसे जो नेशनल पार्क हैं, झील हैं, जो राजस्थान में स्थित हैं, जो परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बार-बार पूछे गए हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देखें। अगला क्वेश्चन आपका है हाल ही में विश्व किडनी दिवस कब मनाया गया? तो आपके ऑप्शन दोस्तों दिए गए हैं 10 मार्च, 8 मार्च, 15 मार्च और 22 मार्च। यहां दोस्तों जो आपका सही आंसर होगा वह होगा 10 मार्च। अब विश्व किडनी दिवस पूछा जा रहा है, तो विश्व किडनी दिवस जो है प्रत्येक वर्ष सेकेंड गुरुवार, मतलब मार्च माह के सेकेंड गुरुवार को मनाया जाता है। तो अब की बार सेकेंड जो गुरुवार है 10 मार्च को पड़ा, इसी वजह से 10 मार्च को विश्व किडनी दिवस मनाया गया। अब यहाँ किडनी की बात हो रही है, तो मानव शरीर में प्रमुख उत्सर्जी अंग के रूप में किडनी कार्य करता है। अब इसका उद्देश्य क्या होता है, किडनी का कार्य क्या होता है? मानव शरीर में जो विषाक्त तरल हैं उनका उत्सर्जन या उनको शरीर से बाहर निकाल देना दोस्तों, ये कार्य है किडनी की। और कई परीक्षाओं में आपके पूछा गया है क्वेश्चन किडनी की क्रियात्मक इकाई क्या है, तो वहां पर आपका आंसर जो होगा नेफ्रॉन जो है वो किडनी की क्रियात्मक इकाई है। अब अगर हम बात कर ले दोस्तों यही 8 मार्च के बारे में, तो 8 मार्च जो है अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस, महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब 2022 की अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस की थीम जो है लैंगिक समानता है। अब लैंगिक समानता से आप याद कर पा रहे हो तो SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में लैंगिक समानता किस क्रम में स्थित है, तो वह SDG नंबर 5 में स्थित है। SDG नंबर 5 में लैंगिक समानता स्थित है। और अभी रिसेंटली में ही राष्ट्रपति महोदय ने 29 महिलाओं को नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के दिन। अब यही बात करें आपका 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्व उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाया जाता है। साथ ही साथ अगर दोस्तों बात करें हम 22 मार्च की, तो 22 मार्च को जल दिवस के रूप में मनाया जाता है। जल दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगर हम बात कर ले 2021 के जल दिवस
की थीम 2021 के जल दिवस की थीम क्या थी? तो वह पानी का महत्व, वैल्यू ऑफ वाटर, पानी का महत्व, पानी का महत्व। उम्मीद है आपको ये सीरीज पसंद आ रही होगी, और अगर ये सीरीज आपको पसंद आ रही है या आपको हमारे इस बताए गए सीरीज से जरा भी आपके ज्ञान में थोड़ी सी भी बढ़ोतरी का अगर उम्मीद है, या आपको लगता है कि आप मेरे द्वारा दिया बताया गया या जो जानकारी है आपके लिए परीक्षा में उपयोगी होगा, तो आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ आप अपने कमेंट भी डालें, अपने सुझाव भी डालें, और आप लोग अपनी तैयारी के प्रति हमेशा लगे रहिए। सफलता एक दिन आपके पास आके ही रहेगी, आप सफल होके ही रहेंगे। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देंगे, और आप अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।